बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यूनिट 3 में हमने जो अभी तक फोर्सेस के बारे में कुछ पढ़ा। यूनिट 3 हमारा फोर्स से रिलेटेड है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर लॉज हैं जिन्हें हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, तो वो आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, डायनामिक्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट डायनामिक्स की इंक्लूड की है, क्योंकि इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ डायनामिक्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो डायनामिक्स फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को, हरकत को स्टडी करते हैं कि बॉडीज़ मूव कर रही हों, लेकिन बॉडीज़ विद रेफरेंस टू फोर्स, कि अगर फोर्स किसी जगह पर अप्लाई होती है तो उसका रेफरेंस हमारे पास मौजूद है। मतलब कि कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, कितनी देर के लिए किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है। तो फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो तो उस ब्रांच को हम डायनामिक्स कहते हैं, जिसमें हम ये बात स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में भी बारहा पढ़ा है कि इस किसी मैस की प्रॉपर्टी जो है वो इनर्शिया। मैस की प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? मैस की प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि अगर मेरे पास कोई लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी जगह पर स्टेशनरी रहेगा। कब तक? जब तक इसको मूव ना करवा दिया जाए, या अगर ये मूव कर रहा है तो कोई ऑपोजिट फोर्स लगाकर इसको स्टॉप ना कर दिया जाए। तो इनर्शिया किसी भी मैस की वो प्रॉपर्टी है जो इसे अपनी जगह पर स्टेबल रखने के लिए, अगर वो मूव कर रही है तो उसके रोकने के लिए मुज़ाहमत करती है। ना तो वो स्टेशनरी से मूव करवाने देती है, और ना ही वो अगर मूव कर रहा है तो वो उसे रोकने भी नहीं देती। रुकने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत है और मूव करवाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत है। तो इनर्शिया हर बॉडी के पास उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है जो मास की वजह से है। तो अगर बॉडीज़ का मास ज़्यादा हो तो इनर्शिया हम कह देंगे ज़्यादा है, अगर बॉडीज़ का मास कम है तो इनर्शिया कम है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, इसी प्रॉपर्टी के बारे में है। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से करते हैं कि अ बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में रहेगी। कब तक? विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी विल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, विल कंटिन्यू टू डू सो, इस तरह वो करती ही रहेगी अनटिल, कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स आकर उसको उसकी ये स्टेट चेंज करने पे मजबूर ना कर दे। तो मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट, या वो अगर मूव कर रही है तो हरकत करते हुए उसको रोकने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें फोर्स की ज़रूरत है। फोर्स होगी तो बॉडी को हम दोनों तरह से रेस्ट में भी लेके आ सकते हैं और मूविंग भी कंडीशन में उसको लेकर जा सकते हैं। फोर्स दरकार है इन दोनों काम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोड किया है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर एक कार मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए हमें फोर्स दरकार है, वरना वो मूव करती ही रहेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारी डेली लाइफ में ऐसा नज़र क्यों नहीं आता? ये तो हमें नज़र आता है बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, लेकिन हमें ऐसा क्यों नहीं होता अगर बॉडी को हमने फोर्स लगा कर चला दिया है तो वो चलती ही क्यों नहीं रहती, रुक क्यों जाती है? उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस भी इंक्लूड होती हैं जो बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में हर वक्त रोकने की तरफ मजबूर कर रही होती हैं। जैसा कि कार चल रही है तो उसके टायर्स और ज़मीन के दरमियान, सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन मौजूद है। ये सारी फ्रिक्शनल फोर्सेस इस तरह से एक्ट करती हैं कि बॉडी रुक जाए अपनी मूविंग हालत से। अदरवाइज़ अगर ये फोर्सेस ना मौजूद हों तो बॉडी हमेशा मूव ही करती रहे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे कहते हैं। सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम
इस तरह से स्टेटमेंट है कि द एक्सेलरेशन आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम ये बात काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेट का मतलब होता है कि जी बॉडी स्टार्ट हुई है मूव करना और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का प्रोड्यूस जब होता है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन द सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स लगाएंगे फोर्स की सिमत में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये वेक्टर है एक्सेलरेशन भी और फोर्स भी वेक्टर है। और अगली बात इसमें ये है, इसी का अगला पार्ट है कि ये एक्सेलरेशन जो आपके पास जो फोर्स है इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये एक्सेलरेशन जो है आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो किसके है? मैस के। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। इसका मतलब ये है कि फोर्स आपके पास जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बढ़ेगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैस के। मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। तो ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट को आप जो आपकी बुक है टेक्स्ट बुक उससे भी रीड कर सकते हैं। और जो ये सारी चीज़ें आपने जो स्टडी करनी है वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक से ही रीड करनी है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर इस वर्बल स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ नेट मैंने लिखा है, नेट फोर्स से मुराद के कोई भी फोर्स हो सकती है, और डिवाइडेड बाय मास। उन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये इक्वेशन मेरे पास आती है ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। ए एफ के साथ प्रोपोर्शनल और एम से डिवाइड, इकट्ठा कर दिया तो ए आपके पास किसके बराबर आ गया? एफ ओवर एम के बराबर। सो इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करूं तो यहाँ से फोर्स मेरे पास आ जाती है एफ इज़ इक्वल टू एम ए के बराबर। एम उधर चला गया, पीछे रह गई, एफ नेट फोर्स बराबर है एम में। तो ये इसकी एक फॉर्मेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अब इसी फार्मूले से अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो यूनिट मेरे पास ऐसे यूनिट जो मैस का है वो किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करूँ तो ये बराबर होता है 1 न्यूटन के। 1 न्यूटन से मुराद, तो 1 न्यूटन की यहाँ डेफिनेशन ऐसे करेंगे कि अगर 1 किलोग्राम मास के ऊपर फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन कब होगी? जब 1 किलोग्राम मैस के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो हम कहेंगे फोर्स 1 न्यूटन है। सिमिलरली न्यूटन थर्ड लॉ है जो कि एक्सेसिवली यूज़ भी होगा, और थर्ड लॉ हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें यूज़ हो रहा है, हर जगह हमें इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है तो वो बॉडी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का रिप्लाई करती है और इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सिंपल अल्फाज में अगर बात करें कि फ़ोर्स किसी जगह पर एग्जर्ट की जाए तो फोर्स का जो रिएक्शन है वो भी फोर्स के तौर पे ही सामने आएगा, उतनी ही फोर्स लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक एग्जांपल ये है कि हम किसी सरफेस के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ये फोर्स एक्सर्ट की है हमने इस को थ्रो करते हुए, और ये टकरा कर जब वापस आएगा इतनी ही फोर्स के साथ, इसको एफ प्राइम कह देते हैं, ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ की सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसी तरह हम अगर चल रहे हैं सरफेस के ऊपर तो हम अपने सरफेस के ऊपर फोर्स लगा के अपने फीट को पुश करते हैं और रिएक्शन के तौर पर सरफेस हमें आगे की तरफ धकेलती है और इस तरह हम आगे मूव करते जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन के तौर पे, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी जगह पर मौजूद है तो वो मुसलसल किसी टेबल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और वो टेबल एज अ रिएक्शन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, इसी वजह से ये चीज़ इसके ऊपर स्टेबल है।
अगर इस टेबल की रिएक्शन फोर्स, इसकी एबिलिटी इतनी ना हो कि इस ऑब्जेक्ट को रोक सके, तो ये इस टेबल को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पर स्टेशनरी खड़ा क्यों रहता है? क्योंकि वो हर वक्त नीचे की तरफ एक फ़ोर्स लगा रहा होता है जिसे वेट की कहते हैं, और वो जिस जगह पर मौजूद है सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होती है। उन दोनों फोर्स के बराबर होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी खड़ा रहता है। इन दोनों में से जौन सी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी उधर वो मूव कर जाएगा। फ़र्ज़ करें इसकी सरफेस की रिएक्शन फोर्स अगर इतनी ज़्यादा नहीं है तो ये बॉडी इसको क्रॉस करके नीचे मूव कर जाएगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है। अब आपके लिए जो होमवर्क है इससे रिलेटेड, कि आपने जो तीनों लॉज हैं इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है अपनी कॉपी के ऊपर, और मुझे सॉल्व करके सेंड करना है। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों लॉज की स्टेटमेंट्स भी आपकी कॉपी के ऊपर नोट डाउन होनी चाहिए। ठीक हो गया। और इसके अलावा न्यूटन लॉज से रिलेटेड और जो चीज़ें हैं, जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स वो भी आपने नोट करके अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर राइट डाउन करनी है। ठीक है, और प्लस इसके साथ आपका काम ये है कि आप जो टॉपिकल से पहले फर्स्ट से लेकर 5 तक जो MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके उनसे रिलेटेड जो आपको चीज़ समझ नहीं आ रही वो मुझे नोट डाउन करके उसकी पिक्चर बना के ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका आगे हो गया साथ होमवर्क। ठीक हो गया बच्चे, थैंक यू सो मच। इसको करें अच्छे तरीके से।